तो स्वागत है आपका अपना चैनल टीचिंग करियर सेंटर पे। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो अभी बिहार दरोगा के लिए डेली होमवर्क सीरीज चलाया गया है, उसी में जो है आपको आज फुल लेंथ टेस्ट लिया गया था ज्ञान बिंदु में। उसी के हम लोग 100 क्वेश्चन को देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और देखिए आपका 70 नंबर आ पा रहा है कि नहीं। अगर आपकी 70 नंबर आ रहा है तो आपका तैयारी बहुत बेहतर माना जाएगा, ठीक है। और ये जो टेस्ट है ये याद रखिएगा बिहार दरोगा का फुल लेंथ टेस्ट था और ये टेस्ट नंबर 1 है। इसी की तरह जिस तरह की अभी दरोगा में होमवर्क से चला जा रहा है, अगर इस वीडियो को आप लोग का रिव्यू ठीक रहा तो हम लोग जो है जिस तरह की आप लोग का डेली बेसिस पे बिहार दरोगा होमवर्क से चलाया जाएगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगर आपको डेली चाहिए तो हम डेली दे देंगे, नहीं तो ये संडे संडे जो फुल लेंथ टेस्ट होगा ये आपको मिलता रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इस तरह से आपको यहाँ पर दिया गया था स्ट्रक्चर की किस तरह से आपको भरना है फॉर्म को। और चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के पहले नंबर क्वेश्चन से, ठीक है। यहाँ पर देखिए पहला नंबर क्वेश्चन जो पूछा गया था आपका, पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया था फायर ऑन द गंगा पुस्तक किसने लिखी है। तो आपको कमेंट करना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा ये हो जाएगा राधिका अयंगर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? राधिका अयंगर हो जाएंगे इसका राइट आंसर। ये करंट अफेयर से क्वेश्चन था। और आपको हम बता दें कि अभी जो है हमने पूरा ज्ञान बिंदु का जितना भी क्वेश्चन बैंक था उसका फुल वीडियो एनालिसिस आपको दे दिए हैं। अगर आप नहीं देखें तो जाके देखिएगा, 4-5 सेट और बचे हुए हैं वो भी आपको बहुत जल्द पूरा मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम लिंक पर मिल जाएगा। टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है, महिला टेनिस में सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने का रिकॉर्ड किसके नाम है। ये पहले था याद रखिएगा दूसरे का नाम, लेकिन अभी जो है किसका नाम हो गया है, मार्गरेट कॉर्ट के नाम से हो गया है। तो ये चीज ध्यान देनी है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगली सवाल की तरफ बढ़िए। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार किस भारतीय महिला को प्रथम महिला मिशेल ओबामा द्वारा प्रदान किया गया था। तो मिशेल ओबामा द्वारा जो प्रदान किया गया था ये किसको दिया गया था, लक्ष्मी को दिया गया था। तो ये भी चीज एकदम आपको याद रखनी है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़िए अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व विकास सूचना दिवस प्रति वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो विश्व विकास सूचना दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखनी है 24 अक्टूबर को, ठीक है। अच्छा यहाँ पर बात आता है यूएनओ। यहाँ पर यूएनओ का भी गठन कब हुआ था, ध्यान देनी है 24 अक्टूबर 1945 को इसका गठन हुआ था। ये भी बात आपको याद रखनी है। और इसका अगर हेड क्वार्टर आपको पूछेगा तो याद रखनी है कहाँ पर हो जाएगा, न्यूयॉर्क हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा, न्यूयॉर्क हो जाएगा। तो ये चीज याद रखनी है। चलिए अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है। अगला सवाल दिया गया है, हिमाचल प्रदेश की विशिष्ट नृत्य परंपरा कौन सी है। हिमाचल प्रदेश की विशिष्ट नृत्य परंपरा यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा आपका नाटी। क्या हो जाएगा, नाटी बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर आता है डंडाड़ी और चेराव। डंडाड़ी कहाँ का है ये भी याद रखनी है आपको, तेलंगाना का हो जाएगा। कहाँ का हो जाएगा, तेलंगाना का हो जाएगा। और यहाँ पर चेराव है, चेराव कहाँ पर होता है, मिजोरम का होता है, ठीक है। और बिहू तो आपको पता होगा कहाँ का होगा, असम का होगा। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध अनुयायी सड़ीपुत्र का जन्म स्थान कहाँ था। क्या मतलब जन्म स्थान जो था इनका क्या था, तो याद रखनी है नालंदा था। क्या था, नालंदा हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर बात आता है गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के बारे में थोड़ा सा जानकारी आप लोग लीजिए। देखिए गौतम बुद्ध का जन्म की बात करिएगा तो 563 बीसी में हुआ था और ये कहाँ पर हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, लुम्बिनी कहाँ पड़ता है, आपके नेपाल में पड़ता है। गौतम बुद्ध याद रखिएगा, गौतम बुद्ध जो सबसे पहला उपदेश दिए थे ये भी पूछा जाएगा आपको कि सबसे पहला उपदेश कहाँ पर दिए थे, सारनाथ में दिए थे। कहाँ पर दिए थे, सारनाथ में दिए थे। याद रखिएगा गौतम बुद्ध को याद रखिएगा ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुआ, तो आपको बिहार के गया में हुआ। कहाँ पर हुआ, बिहार के गया में हुआ। और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो संबोधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संबोधि बोलते हैं। और जो ये पहला उपदेश दिया था सारनाथ, इसको हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं, तो याद रखनी है धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। किसके, धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। तो ये बात याद रखनी है। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था, ये भी चीज एकदम आपको याद रखनी है। कई बार जो है आपके एग्जाम में पूछा गया, तो याद रखनी है शुद्धोधन। क्या नाम थे, शुद्धोधन थे। और इनके माता जी का नाम क्या था, तो माया देवी, महामाया देवी। लेकिन इनकी मृत्यु जो है 7 दिन जन्म लेने के पश्चात ही हो गई थी। तो इसका भरण पोषण किया था प्रजापति गौतमी ने, ठीक है। और इनके याद रखनी है बचपन का नाम भी पूछा जाता है आपको, तो बचपन का नाम क्या हो जाएगा, सिद्धार्थ। और इनके पुत्र का नाम क्या हो जाएगा, तो राहुल। ये सभी बातों को बेसिक चीजें हैं, तो ये सभी बात आपको याद रखनी चाहिए। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, मगध साम्राज्य की वह राजधानी कौन सी थी जो चारों ओर से पहाड़ियों से घिरी हुई थी। तो ये हो जाएगा राजगीर। क्या हो जाएगा, राजगीर हो जाएगा। याद रखिएगा कई सारी पहाड़ी से घिरा है, जैसे हो गया आपका वैभवगिरी पहाड़ी, स्वर्णगिरी पहाड़ी, इन सभी पहाड़ी से जो है घिरा हुआ कौन है, राजगीर। राजगीर याद रखिएगा मगध साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी, लेकिन बाद में जो है मगध साम्राज्य की राजधानी याद रखिएगा पाटलिपुत्र से स्थानांतरित किया था। कहाँ से, पाटलिपुत्र से। तो ये भी चीज याद रखनी है। चंपा की किसकी राजधानी थी, तो अंग की राजधानी थी चंपा, ठीक है। ये चीज ध्यान देनी है। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है,
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, भारत के पहले राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद को किस नगर पालिका का चेयरमैन निर्वाचित किया गया था? तो भारत के पहले राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद थे, तो इसको जो है इनको जो है याद रखिएगा, पटना का चेयरमैन नियुक्त किया गया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद याद रखिएगा किस जिले से थे? तो सिवान जिला से थे। सिवान जिला कहाँ पर पड़ते हैं? तो बिहार में पड़ते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से कौन थे? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो याद रखनी है फूलन प्रसाद वर्मा हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? फूलन प्रसाद वर्मा इनका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी को आपको ध्यान देनी है। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, बिहार का कौन सा हवाई अड्डा नेपाल जाने के लिए उपयोग किया जाता है? तो बिहार का याद रखिएगा नेपाल जाने के लिए हवाई अड्डा कौन हो जाएगा? रक्सौल हो जाएगा। कौन हो जाएगा? रक्सौल हो जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। नेपाल याद रखिएगा भारत के साथ कितना सीमा साझा करता है? तो याद रखनी है 1751 सीमा साझा करता है। और अगर पूछेगा कि भारत का कौन कौन राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, तो एक आपका हो जाएगा उत्तराखंड, ऊपी हो जाएगा, याद रखनी है। उसके बाद बिहार जो है मात्र एक बोल सकते हैं देश के साथ सीमा साझा करता है, वो आपका नेपाल हो जाएगा। बिहार के बाद झारखंड हो जाएगा, झारखंड के बाद याद रखिएगा पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, भारत रत्न और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दोनों प्राप्त करने वाली पहली कर्नाटिक संगीतकार कौन थे? देखिए लता मंगेशकर को भी मिला है, लेकिन दोनों जो है मिला है सबसे पहले किसको? याद रखिएगा एस सुब्बालक्ष्मी को मिला है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, एस सुब्बालक्ष्मी हो जाएगा इनका बिल्कुल राइट आंसर। आपके ऑप्शन में दिया होगा तो यहाँ से इसको सही कर लेनी है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, विश्व का पहला उपग्रह जो ग्रीन हाउस गैसों को निगरानी के लिए भेजा गया था, वह किस देश द्वारा लॉन्च किया गया था? तो याद रखिएगा ये जो है जापान के द्वारा। किसके द्वारा? जापान के द्वारा भेजा गया था। तो इसको एक बार आपको ध्यान देनी है। अगली सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, कौन व्यक्ति आनंद वन की स्थापना के लिए प्रसिद्ध है, जो लेप्रेसी कुष्ठ रोग से पीड़ितों के लिए एक आश्रय स्थल था? यानी कि एक आश्रय स्थल था, वो हो जाएगा बाबा आमटे। कौन हो जाएंगे? बाबा आमटे। यहाँ पर से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापार एवं माल निशान एक्ट, ट्रेड एंड ये हो जाएगा मर्केंडाइज मार्क्स एक्ट कब पारित किया गया था? तो याद रखिएगा ये 1958 में पारित किया गया था। कब अधिनियम अधिनियम आया था? तो याद रखिएगा 1958 के अधिनियम में इसको पारित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस देश को मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ है जैव विविधता में अत्यधिक समृद्धि? ये किसको जाना जाता है? तो याद रखनी है ऑस्ट्रेलिया को। क्या बोलिएगा? ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए क्या बोला गया, येलो स्टोन नेशनल पार्क किस देश में स्थित है? तो याद रखिएगा विश्व का पहला नेशनल पार्क कौन हो जाएगा? येलो स्टोन हो जाएगा। और ये कहाँ पर पड़ते हैं? तो अमेरिका में। तो ये भी चीज ध्यान देनी है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, मनुष्य के कान किस आवृत्ति रेंज में सबसे अधिक संवेदनशील होता है? तो ये जो है 2 से 5 किलो हर्ट्ज के द्वारा होता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सा समूह जैविक अपशिष्ट जैव नवीकरणीय सामग्री को शामिल करता है? ये कौन करता है? तो याद रखिएगा जैसे गोबर हो गया, धान का भूसा हो गया, सब्जियों के अपशिष्ट हो गए। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़िए अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह जिसे अंतिम या स्थिर अवस्था में रूप में जाना जाता है क्या कहलाता है? इसको हम लोग चरम अवस्था कहते हैं, क्लाइमैक्स। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए यहाँ पर इकोटोन है, संक्रमण क्षेत्र। यहाँ पर याद रखिएगा 2 जाति के लोग रहते हैं और आपस में जो है हमेशा युद्ध होते रहता है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। मान के चलिए कि कोई पहाड़ से पानी गिर रहा है और यहाँ पर से स्थल हो गया, यहाँ से बाढ़ आए, तो यहाँ पर जो दोनों जीव रहेगा उसी को बोलते हैं इकोटोन। ये बहुत ही पूछा जाता है, तो याद रखनी है ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपके प्रश्न की दृष्टि से। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, नागरिकता की शर्तें और पात्रता को निर्धारित करने वाली संस्था कौन सी थी? ये संसद होता है। और संसद याद रखिएगा जब 11वां नंबर अनुच्छेद को आप पढ़िएगा, 11वां अनुच्छेद में बोला गया है कि भारत में याद रखिएगा 5 प्रकार से आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। जन्म के आधार पर हो जाएगा, वंश के आधार पर हो जाएगा, ठीक है, वंश हो गया, भूमि के आधार पर हो जाएगा, भूमि विस्तार याद रखिएगा, उसके बाद पंजीकरण के द्वारा, और उसके बाद याद रखनी है देशीकरण के द्वारा। इस तरह से 5 प्रकार से आप जो है नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। और ये किस कौन पारित करेगा? संसद पारित करेगा। और ये अधिनियम कब आया था? तो 1955 का नागरिकता संबंधित कानून अधिनियम आया था। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नागरिकता संबंधी याद रखिएगा किस भाग में चर्चा किया गया है? तो भाग 2 में किया गया है। और अनुच्छेद की बात करेगा तो 5 से लेकर 11 तक अनुच्छेद वर्णन किए गए हैं। ठीक है, चलिए
अगला सवाल देखिए, कौन सा निकाय मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश दे सकता है? देखिए निलंबन, याद रखिएगा निलंबन का आदेश कौन देगा? तो राष्ट्रपति देगा। याद रखिएगा जब आपातकाल लागू होता है, आपातकाल जब लागू होता है तो याद रखिएगा राष्ट्रीय आपातकाल कितना में है? 352 में। तब जो है एक अनुच्छेद पारित होता है 359, और 359 अनुच्छेद के द्वारा ही याद रखिएगा निलंबन जो है राष्ट्रपति आदेश दे सकता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर बात करिएगा राष्ट्रपति, राष्ट्रपति की चर्चा संविधान में याद रखनी है 52 में है। 52 में क्या बोला गया है? राष्ट्रपति पद की चर्चा। 53 में बोला गया कार्यपालिका शक्ति। 54 में बोला गया निर्वाचन मंडल। 55 में बोला गया है याद रखिएगा निर्वाचन पद्धति। 56 में बोला गया कार्यकाल। 57 अनुच्छेद में बोला गया है राष्ट्रपति दोबारा निर्वाचित हो सकते हैं। और 58 में बोला गया है राष्ट्रपति याद रखिएगा योग्यता। और 59 में सेवा एवं शर्तें। और 60 में बोला गया है राष्ट्रपति पर याद रखिएगा राष्ट्रपति पर क्या बोलते हैं? राष्ट्रपति का शपथ। और 61 में बोला गया राष्ट्रपति पर महाभियोग। और 62 में बोला गया है कि अगर राष्ट्रपति पद 6 माह से अधिक समय के लिए खाली नहीं रहना चाहिए। और राष्ट्रपति से रिलेटेड अनुच्छेद होते हैं 72, जिसमें क्षमादान प्रक्रिया है, 5 तरह से क्षमा कर सकते हैं। और एक याद रखिएगा 123 आर्टिकल, जिसमें राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। और 143 आर्टिकल, इसमें याद रखिएगा राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है। ठीक है, तो इतना आर्टिकल राष्ट्रपति से रिलेटेड आपको याद रखनी है। अगली सवाल की तरफ बढ़ेंगे, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति किस राज्य के निवासी थे? देखिए राष्ट्रपति की बात करेगा तो भारत का प्रथम राष्ट्रपति आपका कौन हुआ? याद रखनी है 1950 से लेकर 1962 तक जो है भारत के राष्ट्रपति रहे राजेंद्र प्रसाद। और राजेंद्र प्रसाद कहाँ के निवासी थे? तो याद रखनी है बिहार के, अभी तुरंत हमने बताया। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की पहली आर्थिक जनगणना कब आयोजित की गई थी, जिसमें लक्षद्वीप को छोड़कर संपूर्ण देश के राज्यों के शासित प्रदेश के सहयोग की जनगणना? ये 1977 में किया गया था। कब किया गया था? 1977 में। बात करिएगा यहाँ पर जनगणना, जनगणना जो है स्टार्ट कब हुआ था? तो याद रखनी है 1872 में हुआ था। और ये किसने किया था? तो लॉर्ड मेयो ने किया था। यही अगर पूछेगा आपको कि नियमित जनगणना स्टार्ट किसने किया था, तो याद रखिएगा लॉर्ड रिपन के द्वारा। और ये कब किया गया था? तो याद रखनी है 1881 ईस्वी में। ठीक है, ये बात को ध्यान दीजिएगा। अभी जो आपका जनगणना चल रहा है 2011 का जनगणना चल रहा है, ये भी बात को एकदम याद रखिएगा। और इसमें जो है जनगणना आयुक्त कौन थे? तो याद रखनी है चंद्रमौली। कौन थे? चंद्रमौली थे। तो इस तरह से सवाल को एकदम आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया? 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा याद रखिएगा 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। और इसमें किसकी चर्चा है? तो याद रखनी है दल बदल की चर्चा है। क्या बोलिएगा? दल बदल की चर्चा है। तो ये बात को एकदम आपको याद रखनी है। यहाँ पर आपको दी है 9वीं अनुसूची। तो याद रखनी है 9वीं अनुसूची में याद रखिएगा प्रथम संविधान संशोधन हुआ। और प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ, ये याद रखिएगा। और इसमें जो है भूमि सुधार के बारे में बताया गया था, ये चीज ध्यान दीजिएगा। 11वीं अनुसूची याद रखिएगा, 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया। क्या बोलिएगा? पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया। और ये जो जोड़ा गया 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया। और 12वीं अनुसूची में नगर पालिका को जोड़ा गया। क्या बोलिएगा? नगर पालिका या नगर निगम बोल सकते हैं, नगर निगम को जोड़ा गया, नगर निगम बोल सकते हैं यहाँ पर। और इसको जो जोड़ा गया 74वां संविधान संशोधन याद रखिएगा 1993 में जोड़ा गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? भारत में स्वतंत्रता कब हुआ? तो याद रखनी है 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त हुआ। और उस समय याद रखिएगा ब्रिटेन में किस पार्टी का था? तो लेबर पार्टी का था। लिबरल पार्टी हो जाएगा, यहाँ पर से लिबरल पार्टी कर लीजिए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर से जो उस समय पूछ सकता है कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो याद रखिएगा क्लीमेंट इटली था। कौन बोलेंगे? क्लीमेंट इटली को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए क्या बोला गया, भारत के संविधान के निर्माण के दौरान संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? देखिए संविधान सभा का गठन याद रखिएगा, पहला जो बैठक हुआ था वो कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। और याद रखिएगा 11 दिसंबर 1946 को बात करिएगा तो इसमें जो है बोल सकते हैं कि अस्थाई जो बोल सकते हैं, अस्थाई मतलब अस्थाई जो है संविधान सभा का अध्यक्ष किसको बना? उम्र के हिसाब से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। किसको बनाया गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद जो है अस्थाई बोल सकते हैं, अस्थाई संविधान सभा का अध्यक्ष किसको बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, यदि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हो तो संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो राज्यसभा का उपसभापति करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और इसकी चर्चा संविधान के 118 के क्लाउज 2 में किया गया है। यहाँ पर बात आता है लोकसभा का अध्यक्ष, संयुक्त बैठक। याद रखिएगा संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है? तो याद रखनी है बुलाते हैं
राष्ट्रपति। क्या बोलेंगे? बुलाते हैं राष्ट्रपति कई बार एग्जाम में, और इनकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो लोकसभा का अध्यक्ष करते हैं। क्या बोलेगा? लोकसभा का स्पीकर करते हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा, अभी जो आपका चल रहा है 18वीं लोकसभा चल रहा है, और इसके अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला है। कौन है? ओम बिरला है। तो ये भी चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। और ये दोनों जब नहीं रहेंगे, अध्यक्ष नहीं रहेंगे तो उपाध्यक्ष करेंगे, उपाध्यक्ष भी नहीं रहेंगे तब राज्यसभा के सभापति करेंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय कौन देश के राष्ट्रपति थे? पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब हुआ था? तो याद रखनी है 1962 में। और अभी तुरंत हमने बताया 1950 से लेकर 1962 तक राजेंद्र प्रसाद थे। और इनके बाद जो कौन बनते हैं तो याद रखिएगा, भारत के दूसरे क्रम के राष्ट्रपति 1962 से लेके बोल सकते हैं 1962 से लेके 65 तक लगभग रहते हैं। और वो कौन रहते हैं तो याद रखिएगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के समय ही याद रखिएगा राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन। चलिए बढ़िए अगले सवाल की तरफ। संविधान के 73वां संविधान संशोधन के पंचायतों को निर्दिष्ट किए गए कार्यसूची में अभी तुरंत हमने बताया ये क्या हो जाएगा? 11वीं अनुसूची में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? देखिए मूल कर्तव्य की बात करेगा तो कई बार हमने आपको बताया ये कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया है। अगर संविधान में भाग पूछेगा तो भाग हो जाएगा 4 का क। और अनुच्छेद की बात करेगा, अनुच्छेद हो जाएगा याद रखेगा 51 के क में लिया गया है। यहाँ से तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात करिएगा मूल कर्तव्य जो है संविधान में नहीं था, लेकिन इसको जो है 11वां संविधान संशोधन द्वारा 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जो है कुल 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए, यह भी याद रखेगा। उसके बाद जो है 86वां संविधान संशोधन 2002 में होता है, और इसमें एक मूल कर्तव्य जोड़े गए जो कि अभी वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। इसको भी आपको याद रखनी है। 19 आर्टिकल में क्या बोला गया है? याद रखेगा 19 आर्टिकल में बोला गया है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कितना में बोला गया? अनुच्छेद 19 में। अनुच्छेद 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, और अनुच्छेद 42 में क्या बोला गया है? प्रस्तुति सहायता, ठीक है। तो ये सभी बातों को याद रखनी है। अगला सवाल देखिए, हरित क्रांति के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन भारत में देखा गया था? तो हरित क्रांति याद रखिएगा किसने भारत में लाया? तो एम एस स्वामीनाथन के द्वारा। किसके बोलिएगा? एम एस स्वामीनाथन इसके जनक हो जाएंगे। और अगर विश्व की दृष्टि से पूछेगा तो याद रखिएगा कौन हो जाएंगे? नॉर्मन बोरलॉग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? नॉर्मन बोरलॉग हो जाएंगे। और ये जो लाया था खाद उत्पादन में आत्मनिर्भरता की वृद्धि के लिए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया उस सेट को क्या कहा जाता है जो उन सभी बंडलों का संग्रह होता है जिन्हें उपभोक्ता अपनी आय के साथ विद्यमान बाजार कीमतों पर खरीद सकता है? तो ये क्या हो जाएगा? बजट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बजट हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, जब भी यहाँ पर सभी बंडलों का संग्रह होता है तो आपको पता है कि थैले में होता है, तो ये आपका बजट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, मुद्रा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही है? तो मुद्रा खाते की एक सुविधाजनक इकाई के रूप में कार्य करती है, बिल्कुल ठीक है। सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य मौद्रिक इकाइयों में व्यक्त किया जा सकता है, बिल्कुल दोनों का दोनों राइट है, यहाँ पर इसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरोजगारी दर की गणना किसे के अनुपात में की जाती है? देखिए बेरोजगारी किसको कहते हैं कि जो भी व्यक्ति काम करने का इच्छुक हो और उसको काम नहीं मिल रहा है योग्यता के आधार पर, तब बोला जाएगा बेरोजगारी। बेरोजगारी जो करते हैं कुल बेरोजगार, याद रखिएगा कुल बेरोजगार जो निकालते हैं हम लोग, कुल बेरोजगार जो जितने भी श्रमिक होंगे, श्रमिक लिख लीजिए, और जितने भी श्रम के बल होंगे, ठीक है, श्रम बल होंगे और गुना 100 कर दीजिएगा, तो यहाँ से बेरोजगार निकल जाएगा। यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थाओं द्वारा गठित समूहों में कौन सा समूह नहीं है? तो ये हो जाएगा शहरी मॉडल बैंक जो नहीं है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है? गरीबी रेखा का निर्धारण करता है योजना आयोग। अब जो है इनका नाम क्या बदल के हो गया? नीति आयोग हो गया, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और बात करेगा सबसे पहले जो गरीबी रेखा का निर्धारण किया गया था वो किसने किया था? इससे समिति है, याद रखिएगा नरकसे। क्या बोलिएगा? नरकसे है, तो ये भी चीज ध्यान देनी है। अब यहाँ पर बात आता है योजना आयोग। योजना आयोग का गठन जो है याद रखिएगा, अब नीति आयोग हो गया तो इनका ही पढ़िए, याद रखिएगा इनका गठन कब हुआ है? 1 जनवरी 2015 को इनका गठन हुआ है, तो ये बात आपको ध्यान दीजिएगा। इनका अध्यक्ष कौन होता है? तो याद रखिएगा अध्यक्ष होंगे जो भारत के प्रधानमंत्री होंगे, जिस समय की अभी जो है आपका नरेंद्र मोदी है, ठीक है। ये चीज ध्यान देनी है। चलिए बढ़िए अगले सवाल की तरफ।
सकल घरेलू उत्पाद विदेश से प्राप्त निवल आय को जब जोड़ दीजिएगा, हम लोग क्या बोलेंगे, सकल राष्ट्रीय उत्पाद इसको बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारे मुख्यतः किसके बने होते हैं? तो तारे मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम के बने होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, भारत में रबी फसलें किस अवधि में उगाई जाती है? अगर बात करिएगा यहाँ पर रबी फसलें की, रबी फसलें कौन होता है? जैसे आपका हो गया गेहूं हो गया, ठीक है, जौ हो गया, जो अभी आपका उगाया जाएगा, मटर हो गया, ठीक है, मटर हो गया, सरसों हो गया, ये सभी जो है रबी फसल। रबी फसल को हम लोग कब रोपते हैं? तो याद रखनी है अक्टूबर नवंबर में। इनको अक्टूबर नवंबर में हम लोग क्या करते हैं, इनका बुआई करते हैं और इसको हम लोग मार्च अप्रैल में जो है काट लेते हैं। तो यहाँ से अक्टूबर से नवंबर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म किस रेलवे स्टेशन पर स्थित है? तो ये गोरखपुर हो जाएगा। लेकिन अभी वर्तमान में जब आप लोग पढ़िएगा तो आपको कर्नाटक का देखिएगा, तो ये एक बार देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारों के बीच स्थित आयनित गैस और धूलकण का विशाल बादल क्या कहलाता है? तो नेब्यूला कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर से राइट आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, तिब्बत की यांगरुंग सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? देखिए यांगरुंग सांगपो नदी जो है, मान के चलिएगा तिब्बत में एक झील है मानसरोवर झील। क्या बोलिएगा? मानसरोवर झील से निकलती है सांगपो नदी, जिसको तिब्बत में क्या बोलते हैं? तिब्बत में हम लोग इनको सांगपो के नाम से जानते हैं। ठीक है, और भारत में जब बात करेगा तो भारत में इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी की अगर लंबाई की बात करिएगा तो लगभग जो है इनका लंबाई 2900 किलोमीटर देखा गया है। ठीक है, और इनकी कई सारी सहायक नदियां हैं, जैसे इनकी सहायक नदियां हो गए, याद रखिएगा, कामेंग हो गए, ठीक है, मानस हो गए, लोहित हो गया, ठीक है, सुवनसिरी हो गया, धनसिरी हो गया, ये सभी इनकी सहायक नदियां हैं। तो ये चीज ध्यान देनी है। ब्रह्मपुत्र नदी एक ऐसी नदियां हैं जो कि याद रखिएगा 3 देशों से होकर गुजरती है। एक आपका हो गया तिब्बत, और याद रखिएगा इसके बाद हो जाएगा भारत, और इसके बाद याद रखनी है बांग्लादेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बांग्लादेश हो जाएगा। याद रखनी है ब्रह्मपुत्र नदी पर एक बांध भी है जिनको हम लोग किस नाम से जानते हैं? मांजुली द्वीप। क्या बोलिएगा? मांजुली द्वीप है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए बात करेगा गंगा नदी। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर है। सिंधु नदी की लंबाई 2880 किलोमीटर है, और ये भी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। और महानदी की अगर लंबाई की बात करेगा तो 851 किलोमीटर है, और ये जो है छत्तीसगढ़ के सिंघवा श्रेणी से निकलती है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। तारामती चोटी जो अपने प्राकृतिक सौंदर्य की ऊंचाई के लिए जानी जाती है, भारत के किस राज्य में स्थित है? अगर तारामती चोटी की बात करेगा तो ये जो है कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़िए, बल्लारी चित्रदुर्ग चिक्कम मंगलुरु तमकुरु बेल्ट जो कर्नाटक राज्य में स्थित है, मुख्यतः रूप में किस खनिज के लिए भंडारित की जाती है? तो ये लौह अयस्क के लिए। किसके लिए? लौह अयस्क के लिए जाया जाता है। याद रखिएगा कर्नाटक में एक और है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रह्मगिरी पहाड़ी। क्या बोलिएगा? ब्रह्मगिरी पहाड़ी। और यहाँ से क्या उपजाऊ होता है? तो याद रखिएगा कॉफी सबसे अधिक यहीं पर उपजाऊ होता है। और याद रखिएगा कर्नाटक में ही केजीएफ। क्या बोलिएगा? केजीएफ है। तो याद रखिएगा कोलार गोल्ड फील्ड, और यहाँ से क्या होता है? सोना का उत्पादन होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, एल्युमिनियम सिलिकेट में भरपूर चट्टानों के अपघटन के फलस्वरूप बनने वाले खनिज यस्कों में कौन सा मुख्य? देखिए अल्युमिनियम का अगर बात करिएगा तो इसका जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा, मुख्य रूप से पूछा जा रहा है तो अल्युमिनियम बॉक्साइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर से आपका हो जाएगा, जो कि इनका महत्वपूर्ण अयस्क है। ठीक है, चलिए बढ़िए अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सर्दियों के दौरान पश्चिम और उत्तरी पश्चिम की ओर बढ़ने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात मुख्य रूप से कहाँ उत्पन्न होते हैं? यहाँ पर दौरान पश्चिमी और उत्तरी पश्चिमी की बोल रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा भूमध्य सागर के ऊपर होता है। और ये इसके बाद जो है कहाँ पर चल जाता है? तो याद रखिएगा ईरान जैसे देश में, उसके बाद अफगानिस्तान चल जाते हैं। ठीक है, अफगानिस्तान चल जाते हैं, उसके बाद आपका पाकिस्तान भी चल जाते हैं। ठीक है, इन सभी बातों को याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। और जब ये आते हैं तो गेहूं के यानी रबी फसल के लिए बोल सकते हैं ज़्यादा लाभदायक उत्पन्न होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कौन सी नदी पूरे वर्ष 12 मासी जल प्रवाह बनाए रखती है? तो ये कावेरी हो जाएगा। देखिए अगर दृष्टिकोण से देखा जाए, जितने भी गोदावरी, कृष्णा और भीमा, ये सभी जो है प्रायद्वीपीय भारत की नदी है, लेकिन इसमें जो है 12 मासी जल नहीं रहते हैं। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, जब भी बारिश होता है तभी इसमें जल देखने को मिलता है। लेकिन अपवाद में एक नदी है कावेरी नदी, और कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? तो याद रखिएगा कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है, और अपना जल जो है आंध्र प्रदेश को होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिराती है। अगर इसकी
इसकी लंबाई की बात करेगा तो लगभग जो है इनकी लंबाई माना जाता है कि 1400 किलोमीटर है, लेकिन ये चीज़ एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि 1401 किलोमीटर कृष्णा नदी है, इनका लंबाई लगभग 800 किलोमीटर है। और इनकी कई सारी सहायक नदियां हैं, जैसे हो गया आपका अमरावती, क्या बोलिएगा, अमरावती हो गया, ठीक है, अमरावती हो गया, उसके बाद अकड़ावती हो गया, ये सभी इनकी सहायक नदियां हैं। हेमावती हो गया, तो ये इन बातों को एक बार आपको देख लेनी है, ठीक है। गोदावरी नदी याद रखिएगा, महाराष्ट्र के नासिक के तेमकम पहाड़ी से निकलती है और इसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है और ये अपना जल भी बंगाल की खाड़ी में गिराती है। कृष्णा नदी याद रखिएगा, ये भी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पहाड़ी से निकलती है और इसकी कुल लंबाई 1401 किलोमीटर है और ये भी अपना जल जो है कहाँ पर गिराती है, तो याद रखिएगा यहाँ पर गिराती है बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरक्का बैराज के निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य इसका प्राथमिक उद्देश्य नहीं था? बांग्लादेश से बहकर जाने वाली पानी को रोकना, ये इसका उद्देश्य नहीं है और यही आपका सवाल पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाकी ये तीनों जो दिए गए हैं ये सभी इनके उद्देश्य हैं, तो एक बार इनको एक बार आपको देख लेनी है। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया, उदयपुर की जावर खान है किस खान के लिए, किस खनिज के लिए जानी जाती है? तो उदयपुर की जावर खान जस्ता के लिए जानी जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, तराई क्षेत्र की बस्तियां संघत सघन होती है, नहीं, कुछ जगह पे सघन होती है लेकिन कुछ जगह पे याद रखिएगा ये जो है गर्म ज्वाला होती है, तो यहाँ पर से ये गलत हो जाएगा। इसका कारण है कि इस क्षेत्र में वर्षा ऋतु के दौरान नियमित रूप से जल प्लावन होता है, बिल्कुल ठीक है, तो यहाँ से एक कथन गलत है और जो है आर सत्य है, तो ये चीज याद रखनी है। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना पूरी तरह से विफल रही? अगर बात करिएगा पंचवर्षीय योजना पूरी तरह से विफल रही, तो ये हो जाएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना। क्या हो जाएगा, तीसरी पंचवर्षीय योजना कब था? तो याद रखिएगा 1961 से लेकर 66 के बीच लगभग चला था और इसमें जो है इसी समय याद रखिएगा, जैसे बोल सकते हैं भारत चीन युद्ध हो गया 1965 में, उसके बाद याद रखिएगा आपका जो है भारत पाकिस्तान युद्ध भी हो गया, तो इसीलिए ये जो है योजना आपको विफल माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। पहली पंचवर्षीय योजना याद रखिएगा कृषि से संबंधित था, कृषि को बढ़ावा देने के लिए क्या था और ये किसके आधार पर है, तो हैरेड डोमल मॉडल के आधार पर है, ठीक है। दूसरी पंचवर्षीय योजना याद रखिएगा पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। सातवीं पंचवर्षीय योजना की डेट पूछेगा तो याद रखिएगा ये कब हो जाएगा, 1985 से 90 हो जाएगा और छठी कब हो जाएगा, 1980 से आपको 85 हो जाएगा, ठीक है। तो इन सभी बातों को भी आपको याद रखनी है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र शहर में 570 मीनारें और कितनी द्वार थे? 64 द्वार थे। ये याद रखिएगा, मेगास्थनीज की पुस्तक है एक, याद रखनी है। इसकी पुस्तक कौन हो जाएगा, इंडिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंडिका हो जाएगा, तो ये भी चीज याद रखनी है। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। द्वितीय एंग्लो बर्मा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? देखिए, दो एंग्लो बर्मा युद्ध हुआ था, याद रखनी है। और एंग्लो बर्मा युद्ध जो हुआ था, पहला हुआ था 1824 से लेकर 26 के बीच और दूसरा की बात करिएगा तो ये हुआ था 1852 से लेकर 54 के बीच। ये दोनों युद्ध को याद रखिएगा। 1854 द्वितीय आंग्ल बर्मा में याद रखिएगा भागल भारत के गवर्नर कौन थे, तो डलहौजी थे। कौन थे, डलहौजी थे, तो याद रखनी है। और प्रथम की बात करेगा तो शायद एम्स्टर थे, एक बार आपको इसमें देख लेनी है, ठीक है। चलिए, भारत से बर्मा अलग कब हुआ है? याद रखिएगा 1935 के अधिनियम जब आया था, भारत शासन अधिनियम, उसके दौरान ही 1937 में जो है भारत जो है बर्मा से अलग हुआ है, ये भी बात को याद रखनी है। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, 14वीं शताब्दी के दौरान भारत में किसने सोने व चांदी की मुद्राओं के स्थान पर सस्ती धातुओं के निर्माण सांकेतिक मुद्रा का उपयोग शुरू किया था? तो ये कौन हो जाएगा, आपका मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा, जिसको कि हम लोग पगला सुल्तान के नाम से जानते हैं, ठीक है। पगला सुल्तान के नाम से भी जानते हैं। और याद रखिएगा इन्होंने जो है कृषि संबंधित कार्य किए थे, जिसमें चलाया था, याद रखिएगा, दीवान एक कोही। क्या बोलिएगा, दीवान एक कोही चलाया था। कई बार एग्जाम में पूछा गया, जो किससे संबंधित था, कृषि से संबंधित था और इसको कौन लाया था, मोहम्मद बिन तुगलक लाए थे, ठीक है। चलिए बढ़िए अगले सवाल की तरफ। किस पुर्तगाली अन्वेषक ने 1498 में यूरोप से भारत के लिए एक नया समुद्री मार्ग खोजा? तो ये हो जाएगा आपका वास्को डी गामा। वास्को डी गामा याद रखनी है, मई जो है 1498 ईस्वी में बोल सकते हैं भारत आया था। और भारत ये किस तट पर आए थे? तो याद रखनी है, मलाबार तट पर आया था। क्या बोलिएगा, केरल के मलाबार तट पर आया था, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और वहां पर इसका स्वागत किसने किया था? तो जमोरिन ने इनका स्वागत किया था, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। फिर दूसरी बार ये भारत कब आए? 1502 में आए। और तीसरी बात कब आए? 1524 में, उनके बाद इनका मृत्यु हो गया था। ये चीज ध्यान देनी है। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, साइमन कमीशन में भारतीय प्रतिनिधियों की संख्या क्या थी? साइमन कमीशन आपको याद रखनी है, ये कब बना था? आपको याद रखनी है
इनका गठन हुआ था नवंबर 1927 में। लेकिन ये भारत कब आया था, तो याद रखनी है फरवरी 1928 में भारत आया। और इसका जो है विरोध किया गया जमकर, क्योंकि इसमें जो है सभी के सभी सदस्य जो है ब्रिटिश थे, भारतीय एक भी नहीं थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान ग्वालियर टैंक मैदान बॉम्बे में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए किसे याद किया जाता है, तो याद रखनी है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1942 में हुआ था। तो ये हो जाएगा अरुणा आसाफ अली हो जाएगा, इन्हें ही राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ये याद रखिएगा भारत के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे, ये भी याद रखनी है। और भारत छोड़ो आंदोलन में याद रखिएगा 0 आवर चलाया गया था। क्या चलाया गया था, 0 आवर चलाया गया था। इस दौरान सभी आंदोलनकर्ता को जेल में बंद कर दिया गया था। उसमें याद रखनी है महात्मा गांधी जी को कहाँ पर किया था, तो आगा खां पैलेस में। और याद रखनी है आपको पूछेगा कि राजेंद्र प्रसाद को कहाँ पर किया था, राजेंद्र प्रसाद को पटना के बंकीपुर जेल में। और याद रखनी है आपको यहाँ पर पूछा जाएगा आपको जयप्रकाश नारायण को कहाँ पर किया था, हजारीबाग जेल में, जो कि ये भाग भी गए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। चटगांव सत्याग्रह छप्पे 1930 से जुड़ा हुआ है व्यक्ति कौन था, तो याद रखनी है ये हो जाएंगे अर्धवेंतर दस्तीदार। लेकिन याद रखिएगा इसको हम लोग जो जानते हैं मास्टर दा से नाम से जानते हैं। किसको, मास्टर दा के नाम से जानते हैं। उनका नाम क्या था, सूर्यसेन। क्या बोलिएगा, सूर्यसेन थे, जो कि चटगांव सत्याग्रह से संबंधित थे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए क्या बोला गया। घटोत्कच जो 290 से लेकर 305 ईसा पूर्व में राज्य किया था, किस साम्राज्य का राजा था, तो ये गुप्त साम्राज्य का हो जाएगा। और ये जो माना जाता है कि चंद्रगुप्त जो है, चंद्रगुप्त जो था, चंद्रगुप्त प्रथम का ये पुत्र था। तो ये चीज याद रखिएगा। और गुप्त साम्राज्य का संस्थापक पूछेगा तो ये कौन हो जाएगा, श्रीगुप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, श्रीगुप्त हो जाएगा। तो ये चीज याद रखनी है। अगला सवाल देखिए। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन का चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो ये हो जाएंगे दादा भाई नौरोजी। क्या हो जाएंगे, दादा भाई नौरोजी को हम लोग क्या बोलते हैं, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और इनका एक बोल सकते हैं समाचार पत्र होता है, समाचार पत्र था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रप्त गुप्तार के नाम से जानते हैं। क्या बोलिएगा, रप्त गुप्तार के नाम से जानते हैं। और इनकी एक पुस्तक है जो कि 1901 में छपी थी, द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये भी बात को याद रखनी है। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है। इसमें बोल रहा है कि कौन सही सुमेलित है, ये भी याद रखनी है। इसमें एक कौन सही सुमेलित है, ठीक है, ये चीज आपको बताना। देखिए राम नारायण सिराजुद्दौला का सेनानायक कौन था, तो आपको पता है मीर जाफर था। ठीक है, मीर जाफर का दीवान था, नहीं ये राम नारायण हो जाएगा। राय दुर्लभ बिहार के सूबेदार थे, नहीं ये कहाँ के थे, उड़ीसा के सूबेदार थे। ठीक है, और जगत सेठ जो है बंगाल का प्रसिद्ध सेठ था। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर से राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। यहाँ पर दिया गया है नुंगू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो हाल ही में खबरों में रही, किस राज्य में स्थित है, तो ये जो है आपका कहाँ पर स्थित है, ये चीज आपका पूछा जाएगा। तो नुंगू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त, तो ये पता होगा आपको अरविंदर सिंह साहनी को किया गया। याद रखिएगा IOL। ठीक है, IOC इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न हाल ही में क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा करने वाले भारतीय क्रिकेटर आपको पता है कौन हो जाएंगे, रिद्धिमान साहा हो जाएंगे। और ये कहाँ से लेंगे, तो याद रखिएगा रणजी ट्रॉफी जब खेल लेंगे तब आपको जो है ये आपको 2024 में बोल सकते हैं संन्यास लेने का घोषणा किए थे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। महासागर शिखर सम्मेलन का आयोजन हाल ही में किस देश ने किया, तो अपना देश भारत हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखिए हाल ही में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट कहाँ हुआ था, तो पर्यटन मार्ट अगर पूछेगा तो ये कहाँ पर हुआ था, तो काजीरंगा नेशनल पार्क। और ये कहाँ पर है, तो याद रखिएगा ये असम में है। कहाँ पर है, असम में है। तो ये भी बात को याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024 में महिला बेलन डी ओर अवार्ड जीतने वाली महिला फुटबॉलर कौन था, तो यह हो जाएगा एटना बोनामाती। और अगर आपको पुरुष में पूछेगा तो पुरुष आपको कमेंट करनी है। ठीक है, चलिए बढ़िए अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसके नाम की सिफारिश की गई है, तो आपको याद है जस्टिस संजीव खन्ना हो जाएंगे। ये चीज याद रखेगा। सुप्रीम कोर्ट का याद रखेगा। गठन की बात करेगा तो इनका गठन कब हुआ था, तो 1950 में इनका गठन हुआ था। और अगर बात करेगा अनुच्छेद की, तो ये कितना अनुच्छेद में है, 124 नंबर आर्टिकल में की गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के 2024 रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है, 79 है। तो ये चीज याद रखनी है। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया। नेस्ले इंडिया के MD के रूप में किसे, मनीष तिवारी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आयोडीन की कमी से कारण होने वाला रोग कौन सा होता है, तो ये गंडमाला रोग होता है। तो याद रखिएगा ये कहाँ पर पड़ता है, तो ये गला में होता है। तो याद रखिएगा जिसको हम लोग घेंगा भी बोलते हैं। ठीक है, घेंगा या गलकंड रोग बोला जाता है। और ये किसके कमी से होता है, तो याद रखिएगा ये कौन सा हार्मोन
निकालता है? थायराइड ग्लैंड से होता है, तो ये चीज़ याद रखनी है। चलिए अगला सवाल देखिए, मानव में पित्त का स्राव कहाँ पर? अगर स्राव पूछेगा तो यकृत हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीवर बोलते हैं, ठीक है। और अगर पूछेगा किसका जो है, याद रखिएगा पित्त रस का, अगर पूछेगा कि संचित कहाँ पर रहता है, तो अगर संचित की बात करेगा तो ये पित्ताशय में रहता है। कहाँ पर रहता है? पित्ताशय में रहता है। छोटी आंत याद रखिएगा, भोजन के मुख्य पाचन का अवयव होता है छोटी आंत, पूर्ण पाचन रस यहीं पर होता है। छोटी आंत के 3 भाग हैं, एक भाग होता है इनका जेजुनम, इनके बाद होता है इलियम, याद रखिएगा, एक होता है डेडुनम। तो ये सभी बात को याद रखनी है। अगला सवाल देखिए, परागकण कहाँ पाए जाते हैं? परागकण आपको याद है कि ये परागकोश में पाए जाते हैं, एंथरस जिसको बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ये याद रखिएगा पुरुष वाला भाग है, यानी कि बोल सकते हैं नर भाग है। और ये जो है लास्ट में कहाँ पर जाते हैं? तो स्टिग्मा पर जाके रुकते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र बोलते हैं। तो ये भी याद आपको रखनी है। चलिए अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, मानव शरीर में यकृत कहाँ स्थित होता है? यकृत आपको पता है कि दाहिने ओर के पेट के ऊपर होता है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यकृत याद रखिएगा, यकृत को हम लोग क्या बोलते हैं? यकृत का अगर वजन की बात करिएगा, यकृत का अगर वजन की बात करिएगा तो लगभग 1.5 केजी का होता है, ठीक है। और ये जो है बोल सकते हैं कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंतर ग्रंथि अगर पूछेगा, मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि अगर पूछेगा तो वो आपका लीवर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उष्ण भरी गर्मी के दौरान शरीर से निकलने वाली दुर्गंध पसीने में किसकी क्रिया के कारण होता है? एक प्रकार का बैक्टीरिया उत्पन्न होते रहता है, जो गर्मी होता है तब से आपका जो है किसी भी मानव का शरीर गर्मी के दिन में थोड़ा सा गंध करता है, तो वो बैक्टीरिया के कारण, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, शासकीय आंकड़ों के अनुसार भारत में अंधापन का सर्वप्रमुख कारण क्या है? तो मोतियाबिंद। क्या हो जाएगा? मोतियाबिंद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगली सवाल की तरफ बढ़िएगा, अल्कोहल में निराविशन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानव अंग उत्तरदायी है? अल्कोहल जब भी कोई आदमी पिएगा तो उसका जो है याद रखिएगा लीवर से संबंधित होगा, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है, मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन किस क्रम में होता है? तो मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन याद रखिएगा सबसे पहले जो होगा फुफ्फुस के द्वारा होगा, उसके बाद ये कहाँ पर जाएगा? ब्लड, रक्त में जाएगा, याद रखनी है। रक्त के माध्यम से ये आपके ऊतक में फैल जाएगा, जिसको हम लोग टिश्यू बोलते हैं। यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा 2, 1, 3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केलों पर किस तापमान पर एक समान पठन दर्शाया गया? ये -40 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। -40 डिग्री पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों बराबर होते हैं, तो ये चीज़ ध्यान देनी है। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया, पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में कौन सी ऊर्जा होगी? तो याद रखिएगा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होगा, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है, जब भी कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिरेगा तो इसमें जो है याद रखिएगा स्थितिज ऊर्जा में कमी होगा। क्या बोलिएगा? स्थितिज ऊर्जा में याद रखिएगा आपको कमी देखने को मिलेगा, और गतिज ऊर्जा में क्या बोलिएगा? गतिज ऊर्जा में आपको पॉजिटिविटी देखने को मिलेगा, यानी बढ़ता हुआ प्रतीत होगा। यही जो है जब व्यक्ति ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाएगा तो इसका जो है गतिज ऊर्जा घटता जाएगा और स्थितिज ऊर्जा आपका बढ़ता जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1928 में किसने ये खोज की कि जब रंगीन प्रकाश की किरण किसी द्रव में प्रवेश करती है तो उस द्रव द्वारा प्राकृतिक प्रकाश का एक अंश भिन्न हो जाता है? इसको हम लोग बोलते हैं रमन इफेक्ट। क्या बोलते हैं? रमन इफेक्ट के नाम से जानते हैं, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और ये हो जाएगा किसके द्वारा? तो याद रखिएगा सीवी रमन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और रमन प्रभाव के लिए इनको याद रखिएगा 1921 में जो है नोबेल पुरस्कार भी मिला गया था, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, जब बल और विस्थापन के बीच कोण जो है कितना डिग्री का हो जाएगा, जो कि कार्य और ऋणात्मक हो जाएगा? तो ये 180 डिग्री का जब हो जाएगा तो याद रखिएगा कार्य जो है निरात्मक हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पात द्वीप विद्युत बल द्वीपितमान होती है तब विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तन होता है? तो याद रखिएगा विद्युत ऊर्जा आंशिक रूप से प्रकाश ऊर्जा में और आंशिक रूप जो से प्रकाश ऊर्जा जो है किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? ताप ऊर्जा में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हृदय जो है अपस्रव आवृत्ति का कंपन करता है। आपको पता है कि हृदय में जो है एक लब और डब जो है ध्वनि उत्पन्न होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्रव। स्रव तरंग से थोड़ा सा कम आवाज में होता है, इसीलिए हम लोग स्रव आवृत्ति का कंपन करता है, तो ये बिल्कुल ठीक है। ये ध्वनि की गति गैस में, द्रव में, ठोस की तुलना में अधिक होता है, नहीं ठोस में सबसे अधिक होता है, यहाँ पर उल्टा बोल दिया, तो ये आपका गलत हो जाएगा। मेक संख्या जो है ध्वनि की गति वर्णित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं, तो ये बिल्कुल ठीक है। प्रासरत ध्वनि की आवृत्ति जो है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है, यानी 1, 3, 4 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अजैव निम्नीकरणीय है? तो अजैव निम्नीकरणीय कौन हो जाएंगे? तो नाइलॉन हो जाएंगे। याद रखिएगा एक प्रकार का ये प्राकृतिक रेशा है, तो इसीलिए जो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? अजैव निम्नीकरणीय बोलेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व सबसे हल्का होता है जिसका परमाणु द्रव्यमान सबसे कम? देखिए
देखिए सबसे हल्का पूछेगा तो ये तो हो जाएगा हीलियम, लेकिन यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान सबसे कम पूछ दिया, तब आपका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर, ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, न्यूलैंड की आवर्त सारणी के किन दो तत्वों की एक ही स्लॉट में रखा गया है? तो इसको किसको किसको रखा गया है, तो याद रखनी है कॉपर और याद रखिएगा निकेल को रखा गया है। कोबाल्ट और निकेल को रखा गया है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, ये दोनों तो एक होते हैं, लेकिन इनका परमाणु द्रव्यमान की बात करिएगा तो परमाणु द्रव्यमान कुछ कुछ अलग भी होते हैं, तो ये बात आपको याद रखनी है। अगली सवाल को देखिए क्या बोला गया है, यदि धोवन सोडा की थोड़ी सी मात्रा 1 ml तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है तो किस प्रकार की अभिक्रिया होगा? तो याद रखिएगा जब भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाएगा धोवन सोडा में तो आपको क्या होगा, तो याद रखने कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस जो है तेज बुदबुदाहट के साथ निकलती है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है, टॉर्च लाइट, विद्युत सेवर और अन्य साधनों में प्रयुक्त बैक्टीरिया के इलेक्ट्रोड में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सामान्यतः पाया जाता है? तो इसमें कौन पाया जाएगा, निकेल और कैडमियम पाया जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगली सवाल देखिए, यहाँ पर मिलान करने के लिए कहा गया है, तो यहाँ पर मिलान कीजिए। इसको क्या बोलेंगे, तो याद रखिएगा बोरॉन पेंटाफ्लोराइड, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो टेट्रोहेड्रल होंगे, तो यह दो हो जाएगा। इसको बोलेंगे ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड, तो ये हो जाएगा स्क्वाइबर प्लेनर। ठीक है, ये एक हो जाएगा, ये भी आपका यही है, तो यहाँ पर स्क्वाइबर ये ले सकते हैं, 4 हो जाएगा। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो याद रखनी है, ये बोलेंगे फास्फोरस पेंटाफ्लोराइड, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, तो ये 3 हो जाएगा। तो 2 1 4 3 देख लीजिए कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मैथ का क्वेश्चन है, यदि किसी आयत की एक भुजा में 30% की वृद्धि होती है तो क्षेत्रफल को समान बनाए रखने के लिए दूसरी भुजा में कितनी प्रतिशत की कमी करनी होगी? जब 30% का वृद्धि होगा तो ये कितना हो जाएगा, 10 से 13 हो जाएगा। और फिर जो है पुनः कितना कमी करें, तो यहाँ पर 10 ही हो जाए, याद रखिएगा कितना का कमी करेंगे, 3 का कमी करेंगे। और कितना पे कमी करेंगे, 13 पे करेंगे, गुना 100% निकालने के लिए, तो ये 300/13 हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 250 का 46% कितना होगा, तो निकाल दीजिए, 246/100 कर दीजिएगा, 0 से 0 कट जाएगा, और यहाँ से 25 से ये डायरेक्ट 4 बार में कटा सकते थे इसको, सॉरी 0 से 0 कट जाएगा, और 25 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 5 से कितना हो जाएगा 5, और 5 से ये 2 से कट जाएगा 23 बार में, 23 बचे कितना हो जाएगा 115, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, अनिल और विशाल ने क्रमशः 25,000 और 30,000 का निवेश किया। 3 माह बाद विशाल ने व्यापार में शामिल होकर 30,000 का निवेश किया। वर्ष के अंत में उन्हें 19,000 का लाभ हुआ। इस लाभ में अनिल का लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो ये 10,000 हो जाएगा। इसको आराम से निकाल सकते हैं, कोई बड़ा प्रोसेस नहीं है। ठीक है, चलिए यदि एक इनलेट पाइप जो है 2 घंटा में एक टंकी को भर सकता है, यानी 2 घंटा में भर सकता है, आउटलेट पाइप 3 घंटा में टंकी को खाली कर सकता है, तो दोनों पाइप एक साथ खोलने पर टंकी एक भरता है एक खाली करता है, तो कुछ नहीं करना है, -1 हो जाएगा, तो ये 6 घंटा हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से 20 वर्षों में 3 गुना, 20 वर्षों में 3 गुना हो गया, तो इसको 2 लीजिए, और उसी साधारण ब्याज की दर से कितने 2 गुना हो जाएगा, तो 1 लीजिए, 2 वर्ष में 10, तो 1 वर्ष में कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो ऑप्शन राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, इसको बनाने का कई सारा नियम है, इसको देखिए, इसको जब बनाइएगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये कुछ नहीं है, तो इसको आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए ये इंग्लिश का प्रश्न है, चेंज द पॉसिबल वॉइस करता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और यहाँ पर बात करिएगा तो इनका जो है राइट आंसर चेंज द पॉसिबल वॉइस, इसको एक बार आप लोग बना लीजिएगा। अगर इसका राइट आंसर की बात करिएगा तो ये हो जाएगा, एवरीबॉडी एक्सक्लाइमेड दैट द सैंग वेरी वेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, नीचे दिए वाक्यांश के लिए एक शब्द दिए गए विकल्पों में चुनिए, जिसका उपकार किया हो, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जिसका अपकार किया हो, ये पूछा गया, तो यहाँ पर से राइट आंसर हो जाएगा अपकृत। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए क्या बोला गया, एक बस बिना रुके 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, ठहराव की वजह से उसकी औसत घटकर कितना हो गया 45 किलोमीटर, तो हर बस जो है हर घंटे कितने मिनट तक रुके, तो सबसे पहले इस दोनों को घटाइए, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 बटे जो है टोटल स्पीड निकल गया, रिलेटिव स्पीड, इसमें 54 से डिवाइड कीजिए, गुना जो है आपको 60 मिनट के लिए जाना है, तो घंटा में इसको चेंज कर लीजिए, तो 9 छक्की 54, 10 से कितना हो जाएगा 10, तो ये 10 मिनट हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। हमने आपको 100 प्रश्न करवा दिया, आपका कितना नंबर आया इसमें कमेंट करना है, और डेली वे में चाहिए तो ये भी आपको कमेंट करनी है। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।